द मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ये मेरे ख्याल से मोर इंपॉर्टेंट इज दिस एरिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैक्रो ये वाले यूनिट के अंदर ये वाला एरिया है कि गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या हैं। मैक्रो इकोनॉमी के को लेकर क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, लो एंड स्टेबल प्राइस इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये कि इकोनॉमी ग्रो हो रही हो, स्टेबली ग्रो हो रही हो, जीडीपी बढ़ रही हो, ठीक है। जीडीपी क्या होते हैं, मुल्क का टोटल आउटपुट, पूरे साल का एनुअल टोटल एनुअल आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो आपकी है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या आपके मुल्क के अंदर टोटल कितने का माल फाइनली बना, फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कि वो जो फिर अब जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। वरना तो अजीब सी बात हो जाएगी, आप कहते हो कि एक सेक्टर ने, मतलब एक फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर का फार्मर है, ठीक है ना, ए, उसने या फार्मर को हटा दो, कोई और बना दो, प्राइमरी सेक्टर से एक मिसाल लेते हैं, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करके जो है ना, माइन किया, आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करके जो है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया, ठीक है ना। अब वो मिसाल के तौर पे $10 मिलियन का दिया, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उसके ऊपर प्रोसेसेस किए और फिर वो माल जो है वो रॉड्स की सूरत में बना के उसको प्रोसेस करने के बाद जो है ना, समझ लो सरिया जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लगता है वो बना के सेल किया उन को जो कि कंस्ट्रक्शन के रिटेलर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सेल करते हैं, ठीक है ना। उनको बेचा $15 मिलियन में, सही है। और इन्होंने बेचा फॉर एग्जांपल जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बेचा, जो हाउसिंग इंडस्ट्री को बेचा, चलो हाउसिंग इंडस्ट्री को बेचा, ये माल इन्होंने $18 मिलियन में। अब आप 10, 15 और 18 तीनों का आउटपुट ऐड कर दोगे तो बहुत ज्यादा हो गया, ओवरलैपिंग है ना, क्योंकि इन्होंने 15 का अगर आउटपुट दिया तो 10 इनपुट भी तो था, इन्होंने तो 5 की वैल्यू ऐड की। इनके लिए मटेरियल इनपुट 15 का था और 3 की वैल्यू ऐड की, तो सबका से वैल्यू एडिशन ऐड करो, या तो सबका वैल्यू एडिशन ऐड करते रहो, या तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वो ले लो, सब कुछ ऐड हो गया उसमें। तो दिस विल बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, है ना, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बाय द होल इकोनॉमी। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू कम अप, लाइक आप इसको कैलकुलेट करना ईजी नहीं है। आप सोचो गली के कोने पे एक बंदा अगर झाड़ू लगा रहा है और उसको उसके बदले पैसे मिले, वो जीडीपी में कैसे पहुंचेगी उसकी कैलकुलेशन, तो नहीं होती, इतनी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन ना होने से तो बेहतर है ना कि मोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, मोटी मोटी कॉर्पोरेशंस, मोटे मोटे बिजनेस जो भी है, उन सबका जो जमा हो जाए डाटा। इसके अलावा बैंकिंग रिकॉर्ड से बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि बैंकिंग रिकॉर्ड से लोगों को टैक्स के लिए पकड़ते हैं कि आपकी इतनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, आप टैक्स तो जमा नहीं करा रहे, तो फिर अपने टैक्स सबमिट कराओ, उसके बेसिस दो, तो वो पूरी पूरी अपनी अकाउंटिंग और कैलकुलेशन के साथ टैक्स रिटर्न जब जमा कराते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसने कितने के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए वगैरह। वो सारी चीजें किसी ना किसी तरह एडअप हो के बनती है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल दो, या आपकी नेशनल इनकम भी यही है, क्योंकि जितने का अगर माल बन के बिका है उतने ही कमाए भी गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे आपकी इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज है। जब वो प्रोड्यूस हुए होंगे तो किसी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला होगा, किसी लेबर को वेजेस मिली होगी, जिसकी जगह इस्तेमाल हुई उसको रेंट मिला होगा, पैसा लगाया क्या अगर उधार का और कैपिटल जो भी लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा, तो सबकी इनकम ही को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, सही ना, क्योंकि कॉस्ट सारी मिला लो, उसके बाद जो ऑन टॉप है प्रॉफिट है, तो मिलके ही बनेगा ना। तो उसको नेशनल इनकम के बराबर भी कह सकते हो, सबकी टोटल इनकम, पूरी इकोनॉमी के तमाम जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनकी टोटल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। इसको आप टोटल आउटपुट भी कह सकते हो, टोटल आउटपुट आपकी इकोनॉमी का। इसको आप अपनी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हो। इसके ऊपर अभी हम आएंगे। पूरी इकोनॉमी के पूरे साल की टोटल डिमांड, जितना माल बन के बिका है वो डिमांड किया गया होगा ना, सही है। एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो वो होगा इतने, लेट्स सपोज ये, तो पूरी इकोनॉमी के डिमांड सप्लाई के दरमियान जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा कि इतनी क्वांटिटीज बिकी हैं इतने प्राइस के ऊपर।
अब वो एक्चुअली क्वांटिटीज के ऊपर लिख नहीं सकते कितनी क्वांटिटीज, क्योंकि कोई एक तरह के गुड्स थोड़ी है। फुटबॉलें बिक रही है, मशीनरी बिक रही है, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, सर्विसेज बिक रही है, वो एक ग्राफ में कैसे आएगा? क्या क्वांटिटीज लिखेंगे? सही है। सो वॉट एवर द क्वांटिटीज ऑफ एवरी गुड वो यहां पर आ गई, रिप्रेजेंट हो गई, और वॉट एवर द प्राइसेस ऑफ जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ एवरी गुड, सारे गुड्स के प्राइस लेवल को एग्रीगेट करके एवरेज आउट करो तो प्राइस लेवल यहां पर आ गया और क्वांटिटीज यहां पर आ गया। तो इसलिए नंबर्स कोई नहीं लिख सकते। तो इस पॉइंट पे इकोनॉमी ने जो ऑपरेट किया, दैट इज योर टोटल आउटपुट, दैट इज योर नेशनल इनकम, दैट इज योर उसका ये वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व जो है डिमांड का, वो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है वो मैं बता रहा हूं, जीडीपी बोलो टोटल, तो इकोनॉमी का आउटपुट अगर बढ़ जाए वो कहलाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी आपकी ईयर 1 में जो है और ईयर 2 में जो है उसमें इजाफा हो रहा है, दैट वुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ। और जीडीपी का इजाफा होना किस चीज पे डिपेंड करता है? जीडीपी के इजाफे होने डिपेंड करता है कि आपके अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएं, सप्लाई बढ़ जाए तो बिकेगा भी ना माल। ठीक है। इसी तरीके से डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कब बढ़ेगी? लोगों की जेब में पैसा आए तो वो डिमांड करेंगे, नो। सो दिस इंक्रीजेस द जीडीपी। सो आपका जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक गवर्नमेंट के लिए एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जिसके अंदर हम जीडीपी को लेकर हम डिसाइड करते हैं इकोनॉमी कितनी ग्रो हो रही है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट का प्लान ये होता है कि स्टेबल ग्रोथ हो इकोनॉमी में। सही। तो एक गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यह है कि जीडीपी स्टेबली ग्रो हो। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है क्यों? जीडीपी ग्रो होने के लिए कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एट द एंड, लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ेंगे। जीडीपी बढ़ने का मतलब नेशनल इनकम बढ़ना, सबकी जेब में ज्यादा परचेजिंग पावर आना, तो उससे लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे। सही है। ये आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन इसके जीडीपी के बढ़ने से और फायदे क्या है कि गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट की पब्लिक स्पेंडिंग और बढ़ सकती है। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग और बढ़ाएगी तो वो लोग जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, तो गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करके वो भी जो है एक अच्छी सतह पर अपना लिविंग स्टैंडर्ड लेके आ सकते हैं। सही। तो ओवरऑल फायदा ही है इकोनॉमी को। तो ये वजह है, ये कॉलम है वजूहात का। गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या वजह है उसकी? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ये फायदे होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट का, कि वो क्या उसका परफॉर्मेंस टारगेट्स या क्या क्राइटेरिया सेट किया होता है गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर? तो वो ये होता है, गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर असेस करती है, टाइम बाय टाइम असेस करती है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ कैपेसिटी है, करंट ईयर आउटपुट और गवर्नमेंट का जो पूरी इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है कि जितना आउटपुट दे सकती है, करंट ईयर आउटपुट एज कंपेयर टू पोटेंशियल कि कितना दे सकती है। और अभी बहुत सारे लेबर अनएम्प्लॉयड है, तो एक साल गुजर गया ऐसा, अगला साल अगर ज्यादा आपने अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करके फिर आउटपुट और बेहतर दे दिया, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंक्लूड किया कि ग्रो हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम भी हो गई होगी। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने का मतलब वो यूटिलाइज हो गई, और वो यूटिलाइज हो गई तो वो जीडीपी पे रिफ्लेक्ट भी किया होगा पूरे साल, और ज्यादा वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने। तो गवर्नमेंट ये क्राइटेरिया रखती है अपना कि जो आपका ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसे निकलता है, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं सारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो भी आपके जो वेंचर्स अवेलेबल या जो काम कर सकते हैं एंटरप्राइज, एक गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि कितने अवेलेबल हैं और वो कितने यूटिलाइज हो रहा है। अगर वो सिर्फ 50% यूटिलाइज हो रहे हैं तो 50% अभी मार्जिन और है उनको यूटिलाइज करने का, जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहे प्रॉपर्ली। तो गवर्नमेंट चाहेगी उनको यूटिलाइज करना ताकि इकोनॉमी ग्रो हो, और गवर्नमेंट ईयर ऑन ईयर ये असेस करती रहती, कंपेयर करती रहती है, हम अपने पोटेंशियल के कितना करीब आते रहें। ठीक है। लो एंड स्टेबल प्राइस इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइस इन्फ्लेशन हो, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन कुछ ना हो। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइजिंग प्राइसेस। इन्फ्लेशन का मतलब राइजिंग प्राइसेस, चीजों के प्राइसेस बढ़ना। किसी को अच्छे नहीं लगते राइजिंग प्राइसेस, नहीं, जो सेलर होता है ना उसको अच्छे लगते हैं, जो बायर होता है उसको अच्छे नहीं लगते। और सेलर जो खरीद रहा है ना, जिससे
जब सेलर खुद बायर है उसको तब पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि राइजिंग प्राइसेस अच्छे लगते भी और नहीं भी लगते। अब क्या करें, प्राइस स्टेबल रखे। प्राइस स्टेबल रखने के अंदर मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है। होगा क्या कि देखो इन्फ्लेशन एक पॉइंट हो सकता है हमारा, एक पॉइंट हो सकता है डिफ्लेशन, और एक पॉइंट हो सकता है नो इंक्रीज और डिक्रीज, नो प्लस या माइनस, नो चेंज प्राइसेस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर नो चेंज इन प्राइसेस का पॉइंट है तो क्या नुकसान है, डिफ्लेशन है तो क्या नुकसान है, और इन्फ्लेशन है तो क्या फायदा या नुकसान है। सही है। पहले बात करते हैं चीजों के प्राइसेस गिर रहे हो, चीजों के प्राइसेस गिर रहे हो तो उससे क्या फायदा क्या नुकसान है। जो बायर है उसको तो फायदा लगेगा, चीजों के प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन सेलर जिसने एक दफा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच दी 1000 रुपए में, सही है, पहले वो बेचता था 800 की, अब वो 1000 की बेचना शुरू हो चुका है, और मार्केट में प्राइसेस 1000 से गिर के 800 हो जाएं, तो सप्लायर उस मार्केट को छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा नहीं इससे बेहतर मुझे कहीं और प्राइसेस मिल जाएंगे। सो डिफ्लेशन से सप्लायर भाग जाता है, सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिफ्लेशन से। सही है। डिफ्लेशन इज नॉट गुड। आप एज अ कंज्यूमर सोच रहे हो कि प्राइसेस गिर गए तो हम खरीद लेंगे, बेहतरीन है। जब प्राइसेस गवर्नमेंट ने सेट किए ना लो प्राइसेस पे, तो तमाम फ्रूट सेलर या जो भी चिकन सेलर्स है वो भाग गए, कह रहे नहीं भाई हम सप्लाई नहीं करेंगे इस रेट के ऊपर। सही है। तो आपकी मिसाल के तौर पर सप्लायर की सप्लाई यहां थी और डिमांड कर्व यहां पर मीट कर रहा था, गवर्नमेंट ने एक जो कैप लगा दिया वो यहां पर लगा दिया कि नहीं आप इतने प्राइस पे सेल करेंगे। जब इतने प्राइसेस का कैप लगाया ना, तो इतने प्राइसेस पे सिर्फ इतनी सप्लाई होगी। जब इतनी सप्लाई होगी और डिमांड तो उस वक्त एक्सेस है, डिमांड तो ये रही इतनी एक्सेस, ये गैप आ रहा है। सही है। तो इससे क्या हुआ, सप्लाई चली गई, ठीक है। बैकवर्ड शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि अभी बैकवर्ड शिफ्ट बोल दिया था, लेकिन प्राइसेस की वजह से ना तो सेम कर्व के ऊपर मूव होगा। डिफ्लेशन प्राइस के अंदर नहीं डिक्रीज है तो सेम कर्व के ऊपर। तो प्राइसेस गिरने से सप्लायर भाग सकता है आपका, और सप्लायर भागने से सप्लाई कम हो सकता है। सप्लाई कम होने से, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो माल शॉर्ट हो जाएगा। अब जब गवर्नमेंट देखेगी ना कितने लोगों की नीड्स अनफुलफिल्ड है और माल तो शॉर्ट ही होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन अब हटा भी दे अगर, तो जो सप्लायर चले गए, जो रह गए वो कितना ही सप्लाई कर देंगे, फिर वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे। हो सकता है पिछली प्राइसेस जो थी उससे भी ज्यादा प्राइसेस देने वाले लोग रेडी हो जाए इतनी क्वांटिटीज के, तो उस प्राइसेस पे अब सेल हो रहा हो इतनी क्वांटिटीज। इससे अच्छा तो ये पॉइंट नहीं था। सही है। सो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता चला जाता है, जो नुकसान देना शुरू होता है तो नुकसान पे नुकसान देता चला जाता है इकोनॉमी को। अच्छा, डिफ्लेशन इज नॉट गुड क्योंकि उससे सप्लायर ना खुश होकर वो भाग जाएगा। नो, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन जितना होगा, जितनी हाई प्राइसेस होंगी, उससे उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिरेगी तो एग्रीगेट डिमांड पूरे मुल्क की गिर रही है। जब डिमांड गिरेगी तो क्या होगा, जब गिर जाएगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिरेगी तो बिजनेसेस की का माल नहीं बिकेगा। जब माल नहीं बिकेगा बिजनेसेस का हाई प्राइसेस की वजह से, हाई प्राइसेस थी डिमांड गिर गई, बिजनेसेस का माल नहीं बिका, तो बिजनेस क्या करेगा, अब लेबर को निकालना शुरू हो जाएगा। जब लेबर को निकालेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से लोगों की परचेसिंग पावर और गिरेगी। जो लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं उनके पास सब इनकम नहीं है ना, तो वो और कम डिमांड करेंगे। मल्टीप्लायर बन गया। अब और कम डिमांड होगी तो और लेबर ले ऑफ, फिर शायद बिजनेस से ही बंदा बाहर चला जाए जो इन्वेस्टर था। तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, तो पूरी सप्लाई भी खत्म हो गई, अब पूरे सेक्टर बंद हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। डिमांड गिरना शुरू हो जाए तो फिर ऐसे मल्टीप्लायर भी जा सकते हैं। तो बहुत खतरनाक तरह से इन्फ्लेशन हो रही हो तो इससे ऐसा नुकसान हो सकता है कि डिमांड ही गायब हो जाए उस मार्केट से, और जब डिमांड ही गायब हो जाएगी तो हो सकता है फिर मार्केट ही बंद हो जाए। तो बहुत हाई इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करें, प्राइस में कोई चेंज ना आए। प्राइस में कोई चेंज ना आएगा तो एक नुकसान है, ह्यूमन बिहेवियर वाला नुकसान। वो ये है कि अगर लेबर की मिसाल लेते हैं, किसी की भी मिसाल ले सकते थे, अब के मैं लेबर की मिसाल ले रहा हूँ। लेबर जो है वो किसी वेज रेट पे काम कर रही है, पूरे साल से एक सैलरी उठा रही है, वो सैलरी पूरे साल से उठा रही है, अगले साल भी उसको सेम सैलरी मिल रही है, तो उस वर्कर को लगेगा कि मैं जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहा, मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा। तो उसको थोड़े से प्राइसेस इंक्रीमेंट मिलना चाहिए,
नहीं मिलेगा तो डीमोटिवेट हो जाएगा वर्कर वहां पर। और सप्लायर जहां पर ये काम करता है वर्कर, जो भी प्रोड्यूसर है, वो नहीं चाहेगा वर्कर छोड़ के जाए, तो वो क्या करेगा, इसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देगा। जब ये प्रोड्यूसर इसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ाएगा तो वर्कर अब टिक के काम करेगा। पहले 1 लाख मिलती थी सैलरी, अब 1,10,000 मिल रही है, तो वो टिक के काम कर रहा है। लेकिन अब ये जो तनख्वाह बढ़ाई है वो कहां से रिसीव करेगा, वो माल के ऊपर प्राइसेस भी तो बढ़ाएगा। और जब ये माल पे प्राइसेस बढ़ाएगा तो कोई और इसका जो माल खरीदा, उसको जब माल महंगा पड़ेगा तो वो बंदा अपने एम्प्लॉयर से इंक्रीज मांगेगा सैलरी का, तो उसका एम्प्लॉयर जब उसकी सैलरी इंक्रीज करेगा तो वो भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ा देगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज शायद पहले वाले प्रोड्यूसर का जो एम्प्लॉय था वो खरीदे। तो इवेंचुअली वही होगा नेट, कि अगर मिसाल के तौर पे, तो इसीलिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए, हालांकि उसका कोई इफेक्ट खास नहीं है कि 10% से अगर, या 10% तो खैर बहुत ज्यादा है, कि 4-5% से 5% से अगर सैलरी में इंक्रीज आया, सही है, एक मिसाल के तौर पे एक बंदा था 5 लाख सैलरी है, 5% से इंक्रीज आया तो 25,000 बढ़ गई, 5,25,000 सैलरी हो गई उसकी। वो 5% से इंक्रीज आया, 5% से मार्केट प्राइसेस भी बढ़ गए, तो उसकी इफेक्टिव इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, इफेक्टिव इनकम में कोई इंक्रीज नहीं आया, क्योंकि जितने की उसकी वेज इनकम बढ़ी उतने ही मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ गए। लेकिन वो खुशी से अभी भी काम कर लेगा कि मैं थोड़ा तो आगे बढ़ा, सही है। और मार्केट में भी प्राइसेस चीजों के बहुत ज्यादा कुछ नहीं बढ़ गए, 100 वाली चीज अगर 5% प्राइस बढ़ गई तो 105 की हो गई, तो पूरे साल में अगर 100 वाली WTI 105 की हो जाए तो नॉट एन इशू, सही है। हाँ ये है कि मैंने जानबूझ के बड़ी सैलरी वाले इंसान की मिसाल ली थी। अगर एक इंसान जिसकी सैलरी 50,000 है तो उसका 2,500 का इंक्रीज होगा, खाली 5% इंक्रीज देखा जाए तो 52,500 रुपए पे चली जाएगी सैलरी, विच इज नॉट सो गुड। लेकिन इफ इवन देन इफ इट्स नॉट सो गुड, इट्स नॉट सो बैड आइदर, क्योंकि मार्केट प्राइसेस भी तो तेजी से नहीं बढ़ रहे ना। अगर इसकी सैलरी 50,000 से, ये मैं बता रहा हूं कि प्रमोशन बगैर वाली सैलरी, जो एक ही पोजीशन पे बैठ के आप काम कर रहे हो, तो 50,000 थी तो अगले साल बढ़ गई। हाँ प्रोमोट होते हो ना, जब आपका स्किल लेवल अच्छा हो जाता है, पुराने हो जाते तो आपको एक स्टेप ऊपर ले आते हैं, तब तो इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए, तो वो एक अलग मोटिवेशन लेवल है। लेकिन सेम पोजीशन पे काम करते हुए भी तो एक इंक्रीज चाहिए होता है, तो वो इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन कोई मसला नहीं अगर वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइसेस भी इतने ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन अगर नो इंक्रीज होगा ना तो बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, सही। नो इंक्रीज होगा तो सप्लायर को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी चाहेगा यार इतने साल से हम इसी रेट पे माल बेच रहे हैं, थोड़ा बढ़ेगा, सही। तो पूरा सेक्टर इस हल्का प्राइस इन्फ्लेशन, वैसे तो आइडियल होता है 2%, आइडियल जो है वो प्राइस इन्फ्लेशन कितना होता है 2%। गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि लो और स्टेबल प्राइस इन्फ्लेशन हो। तो गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो उसका क्राइटेरिया, वजह क्या है थोड़े से मॉडरेट इन्फ्लेशन की, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है ना। और उसके अंदर क्राइटेरिया एक है कि लो हो, 5% से कम हो, बल्कि 5% तो बहुत हो जाता है, 2% बहुत ही आइडियल है आपका, ठीक है ना। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमीज कहलाती हैं ये, 2% के आसपास अगर जिनका इन्फ्लेशन रेट है ना, ये लाइक लेटर ऑन कभी देख लेना, इसको खुद चेक कर लेना क्या होता है। फिर गवर्नमेंट का एक और मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो, ठीक है ना। या तो क्वालिटी, जो अगर कंप्लीटली एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयड तो खैर नहीं होगी इकॉनमी, लेकिन लाइक क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर इकॉनमी क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, तो और ज्यादा एम्प्लॉय तो नहीं हो सकते, तो फिर इनकी क्वालिटी में इजाफा हो, इनकी क्वालिटी में इजाफा हो, मतलब इनकी ट्रेनिंग, इफेक्टिवनेस, इनके जो लेवल ऑफ सर्विसेज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ऊपर चढ़ के टर्शियरी में चले जाए, टर्शियरी से ऊपर चढ़ के क्वार्टरनरी पे चले जाएं, मशीनरी का इस्तेमाल कर ले और खुद इंटेलेक्ट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मैनुअल लेबर ना करें, मशीनरी से काम लेके अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स भी तो ऐसे ही बढ़ते हैं। तो एक तो ये, और दूसरी जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है वहां तो सीधा हिसाब है कि ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्रो इकोनॉमिक। गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सेटिस्फैक्ट्री हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक दफा देख ही लो, वैसे तो आगे जाके बहुत डिटेल में देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास कहां कहां से डॉलर आता है। मैं डॉलर लिख रहा हूं, वैसे लिखना चाहिए फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज, और गवर्नमेंट के पास से कहां कहां फॉरेक्स जाता है, कितना जाता है, एक्चुअली कहां को छोड़ दो, कितना, जितना आता है उतना ही चला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो, सही है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे जीरो ही होता है, समझना,
जितना गवर्नमेंट के पास आता है ना पैसा, या एक मुल्क के पास, गवर्नमेंट के पास, एक इकॉनमी के पास जितना पैसा आता है डॉलर्स की सूरत में, उतना ही चला भी आता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके मुल्क ने बाइंग की, परचेजेस किए, बाइंग की, ठीक है ना, तो फॉरेक्स जाना है, जो फॉरेक्स जाना है वो नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो कहीं से आना भी तो है। अब जहां से आना है वो क्या क्या हो सकता है? वो या तो एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, एक्सपोर्ट्स की वजह से आपके पास डॉलर आया, या फिर आपने लोन्स ले ली तो डॉलर आ गया। गवर्नमेंट के लिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट के लिए ये कि जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो ना, ताकि लोन्स की तरफ ना जाना पड़े और हमारा काम पूरा हो जाए, सही है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट ज्यादा ही है और बाय कम ही कर रहा है और सरप्लस बच रहा है, तो सरप्लस जब गवर्नमेंट के पास बच रहा होता है, नेचुरली वो लोन आउट कर रहा होता है किसी को, फिर खुद किसी को उधार पे दे रहा होता है, या चलो वो रिजर्व के तौर पे जमा भी हो गया। बट ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक को जब बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आंसर, फाइनल आंसर होता है वो होता है जीरो। बैलेंस क्रिएट होता ही है कि जितने मुझे पैसे देने के हैं वो आने की भी तो है कहीं से। अब मैं इंपोर्ट्स करा रहा हूँ और पैसे पे कर रहा हूँ दूसरे ममालिक में, तो वो आएंगे कहां से? मैं एक्सपोर्ट्स करूंगा और पैसे आएंगे। अब वो एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं कि मेरे इंपोर्ट्स के बिल पूरा हो जाए, तो फिर मैं उधार लेके किसी से पे ऑफ करूंगा, तो जाके इक्वेट हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। समझ आ रही? या तो जिससे हमने माल इंपोर्ट किया उसी को पैसे नहीं दे रहे, तो वो भी तो एक तरह से उधार ही हो गया ना। तो अगर एक्सपोर्ट्स के जरिए जितना पैसा आ रहा है उससे नहीं पे बैक कर पा रहे पूरे सारे आप इंपोर्ट्स के बिल, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उधार लेके पे ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब आपकी जो इंपोर्ट्स वाली साइड है और आपकी जो मतलब डॉलर स्पेंड, फॉरेन एक्सचेंज जो स्पेंड हो रहा है वो वाली साइड, और जो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आ रहा है वो वाली साइड, वो बैलेंस हो गई इस तरह से, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट चाहती है कि सेटिस्फैक्ट्री रहे, ये नहीं बोला पॉजिटिव हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेट जो है ना वो जीरो आंसर आना है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब ये हो गया कि लोन्स की तरफ से पैसा ना आना पड़े, एक्सपोर्ट्स के जरिए ही पैसा, इनकम इतनी आ जाए कि हम जो है अपनी इंपोर्ट्स का बिल पे ऑफ कर सके। क्लियर है? तो उसका क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है, ये कॉलम क्राइटेरिया वाले हैं। सबसे पहले जितने भी कॉलम टेबल्स वाले हैं ना, उनके अंदर ये जरूर पढ़ा करो, बार बार हर लाइन आइटम के लिए एक दफा हेडिंग पढ़ लिया करो कि इस हेडिंग के अंदर मैं क्या देख रहा हूं और इस लाइन के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, तो ही जाके समझ में आना है। लो गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट का एक और मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि बोरो ना करना, जितना ज्यादा बोरो करेगी उतना ही फ्यूचर में इंटरेस्ट का बर्डन पड़ेगा। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग ना, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट ज्यादा रहा ना तो प्रॉब्लम ये कि दूसरी इकोनॉमी जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपके साथ आपके रेट्स, ठीक है ना। तो स्टेबल एक्सचेंज रेट का बहुत ज्यादा ताल्लुक आपके अपनी खुद की करेंसी से भी होता है। अगर आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ती चली जाती है या अचानक से खत्म हो जाती है तो आपकी करेंसी कभी हाई वैल्यू पे होगी, कभी लो वैल्यू पे होगी, कभी आपकी करेंसी बहुत अप्रिशिएट हो जाएगी, कभी बहुत डिप्रिशिएट हो जाएगी। ये अच्छा नहीं लगेगा आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उनको भी तो प्लान करके चलना है। तो गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना पूरी दुनिया का माल एक्सपोर्ट करता है। चाइना जैसे जैसे एक्सपोर्ट करता है ना माल, जो जो चाइना से खरीद रहा है माल, तो उसको हर मुल्क को चाइना की करेंसी की डिमांड है। अब चाइना की करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो करेंसी चाइना की स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन चाइना नहीं चाहेगा कि वो इतनी स्ट्रांग, और चाइना क्या करेगा? अपनी करेंसी छाप छाप के, हवा ऊंची बिल्डिंगों से नहीं उड़ाएगा, वो छाप छाप के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी और की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के चाइनीज डॉलर दे देगा, या तो जैसे यूएस की जो यूएस के बॉन्ड्स खरीद लिए और उसके बदले चाइनीज डॉलर्स दे दिए, चाइनीज युआन्स दे दिए, तो अब यूएस के पास चाइनीज युआन्स आ गए, तो अब यूएस के लोग चाइनीज युआन्स के बदले खरीद सकते हैं। तो जब चाइना अपनी मनी सप्लाई बढ़ा देगा तो चाइना की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपोर्ट करता जा रहा है माल, तो डिमांड चाइना की करेंसी की बढ़ जाने की वजह से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फिर चाइना अपनी सप्लाई बढ़ा दे रहा है तो उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से करके क्या हो रहा है? इस तरह से करके चाइना की अपनी करेंसी स्टेबल है, ठीक है, और वो भी चीप है, ताकि वो इंटरनेशनल प्राइसेस लोगों को चीप ही लगे उसके। वरना स्ट्रॉन्ग करेंसी हो गई ना तो डॉलर के बदले कल तक चाइनीज युआन अगर ज्यादा आ रहे थे और जब चाइनीज युआन स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर डॉलर के बदले कम चाइनीज युआन आएंगे, तो लोगों को जो डॉलर से पे कर रहा है उनको एक्सपेंसिव लगने लगेगा। तो गवर्नमेंट चाहेगा नहीं, वो भले करेंसी की मनी सप्लाई बढ़ जाए लेकिन चीप रखना है। क्लियर? तो ये एक स्टेबल एक्सचेंज रेट एक है। इसी तरीके से मिनिमाइज इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनइक्वालिटी खत्म करे।
टैक्स ले अमीरों से और गरीबों में स्पेंड करे, सही ना। तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल बजट भी कहलाता है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली होती ही है, फिस्कल पॉलिसी का लफ्ज आ जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कहां से कमाएगी, और कहां से कमाएगी में तो सबसे टॉप ऑफ द लाइन होते हैं टैक्सेस और फिर अदर सोर्सेस, ठीक है ना। गवर्नमेंट कहां से कमाएगी और कहां कहां स्पेंड करेगी, सही है। ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी ही होती है वो कि गवर्नमेंट जब टैक्स रेट्स अपने सेट करती है कि कॉर्पोरेशन टैक्स रेट लेट्स सपोज 20% है, तो इसका मतलब इस साल गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये किया है कि कॉर्पोरेशन टैक्स को 18% से 20% पे ले गए, इनहेरिटेंस टैक्स को 20% से 25% पे ले गए, वेल्थ टैक्स को 20% से 25% पे ले गए, एम्प्लॉयमेंट टैक्स के अंदर जो शुरू के 5 लाख सालाना जो 5 लाख कमाते थे उस पर 0 टैक्स था, तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब जो सालाना 10 लाख कमाएंगे उस पर भी 0% टैक्स है, 10 लाख से ऊपर टैक्स रेट लगेगा। ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। गवर्नमेंट अपने दूसरे इदारों से जो कमाती थी, गवर्नमेंट ने टोल प्लाजा के टोल बूथ के चार्जेस बढ़ा दिए कि अगर हाईवे से जो जितने भी टोल बूथ हैं उनके ऊपर अगर चार्जेस पर कार गुजरने के 50 रुपीज थे उसको गवर्नमेंट ने डबल करके 100 रुपीज कर दिया, ठीक है ना। ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट कि कहां से इनकम फ्लोज है। गवर्नमेंट ने ड्यूटीज कहां बढ़ा दी, टैरिफ्स कहां दवाइयों से ड्यूटीज खत्म कर दी, गाड़ियों पे ड्यूटीज डबल कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के अंदर बयान हुआ है कि इनकम कहां से होगी। इसी तरह गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में बयान होता है स्पेंड कहां करेंगे। एजुकेशन में इस साल हमारे बजट में से कितना हिस्सा स्पेंड होगा, हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना स्पेंड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना स्पेंड होगा, डैम्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर कितना स्पेंड होगा, पावर रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल है रिन्यूएबल पावर एनर्जी के ऊपर कितना इन्वेस्ट होगा वगैरह। तो ये गवर्नमेंट की सारी फिस्कल पॉलिसी, आना पैसा कहां से और जाना कहां पर है। और फिस्कल पॉलिसी से ही हमारे बजट का जो है ना, फिस्कल पॉलिसी को ही यूज करते हुए बजट बन रहा होता है। और बजट अगर ज्यादा स्पेंडिंग ज्यादा है इनकम से तो बजट डेफिसिट है, स्पेंडिंग कम है इनकम से तो बजट सरप्लस बन सकता है। वही आप आगे देखोगे। बहरहाल मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस या किसी और सोर्स से कमा के स्पेंड करती कहाँ करती है, जो डिसएडवांटेज्ड जो सेक्शंस हैं आपकी इकोनॉमी के उनको, या कोई ऐसा सेक्टर है जिसको बूस्ट करना चाहती गवर्नमेंट, वहां भी इन्वेस्ट करती है, सही। गवर्नमेंट का फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट बहुत ही फ्री ट्रेड चल रही है, बहुत ही जो है ना प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइज्ड है कि प्राइवेट बिजनेस खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव को लेकर एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो गवर्नमेंट फिर आएगी रेगुलेटर बन के, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लगाएगी। तो गवर्नमेंट अपना ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को खत्म करे या उसके बदले पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज निकाले। गवर्नमेंट चाहेगी कि क्या कहते हैं जितनी भी इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचा रहे हैं या लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए उनके टैक्सेस कम करना, उनको टैक्स में छूट देना, ये सब, और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर डबल कर देना टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो है आपके ये कॉलम यहाँ कॉलम हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। अगले पेज पे जब आओ ना तो कॉलम हेडिंग एक दफ़ा हाथ से खुद भी लिख देना ताकि याद रहे हम किस कॉलम पे क्या काम कर रहे हैं।